देखो भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका सेकंड चैप्टर क्या है, फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मतलब क्या है, जैसे समझ में आ गया है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करें या मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करें तो उनके ऊपर कैसे फोर्स लगता है, उनकी इक्वेशंस कैसी होंगी, सारी चीज़ें वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, फिर किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा भाई, इधर पॉजिटिव प्लेट लगाएं और दूसरी साइड नेगेटिव प्लेट, ठीक है। ये जो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है इसको हम डी बोल सकते हैं, एस बोल सकते हैं, एज यू विश, डी बोलो एस बोलो, ठीक है ना। और इनके बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी, ठीक है। अभी देखो केस वन, पहला केस क्या होगा, अगर आप ऐसे थ्रो करो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा और ऐसे थ्रो किया आपने, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में भाई, जीरो, सेम ही डायरेक्शन में। तो पहला केस क्या हो सकता है कि आप अलोंग थ्रो करो, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आप थ्रो करो किसी चार्ज पार्टिकल को। दूसरा केस क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने ऐसे थ्रो किया तो वो परपेंडिकुलर हो गया ना, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है मान लो, और चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर रहे हो आप, तो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ दूर तो ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे चलेगा, है ना। क्योंकि ऐसे जो मैंने थ्रो किया ऐसे, उसके कारण ये वेलोसिटी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा और इधर चलना स्टार्ट करेगा ये, ऐसे दिखाऊंगा मैं यहाँ पे सेकंड केस में। और थर्ड केस बनाओ तो बना सकते हो आप कि किसी एंगल पे थ्रो करो आप, किसी भी एंगल पे, ठीक है। तो केस वन, केस फर्स्ट पढ़ेंगे हम, अलोंग ई लिख देता हूँ, अलोंग ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यहाँ किसी चार्ज को मैंने छोड़ सकते हैं या थ्रो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव नेचर के चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगता है बेटा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सुन लो ध्यान से। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रख लेना, समझ में आएगा। अब पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए उधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में क्या होगा, फोर्स लगेगा, कितना लगेगा बेटा, Q इंटू ई। अगर आप देखो मैग्नीट्यूड में तो Q इंटू ई, और अगर वेक्टर लगाना चाहो, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर। अब बहुत साइड बैलेंस हो गया ना, फोर्स वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर। चार्ज के ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाई मास, तो बेटा एक्सेलरेशन कितना, Q E बाई M। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके कारण इंक्रीज करती चली जाएगी इस फोर्स के कारण। लिख दूं, वेलोसिटी विल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ याद रखने की है। जब आप एक चार्ज को थ्रो करोगे या यहाँ पे लेफ्ट करो, छोड़ोगे यहाँ पे, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण क्या आएगी, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होगी तो क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो वही तो है, वेलोसिटी चेंज होना, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसकी वेलोसिटी विल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, फिर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। कब तक इंक्रीज करेगी, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिमिट है इसकी, समझ में आ रहा है, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लिमिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे फिर वेलोसिटी इंक्रीज थोड़ी ना करेगी, उसके आगे इंक्रीज नहीं करेगी। अब एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स होगा, सारी चीज़ें देख ली हमने। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अब यहाँ से चलाइए यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या अपने पास है, जब और कुछ नहीं दे रखा हो तो थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, यही है ना। हाँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू 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 कितना है, 0। इनिशियल स्पीड तो थी नहीं इसके पास इस डायरेक्शन में, तो इसलिए यू क्या हो जाएगा, 0, प्लस में 2, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, Q E बाई M। थोड़ा अच्छे लिख दूँ, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, Q E बाई M इंटू में S डिस्टेंस जमाना है मैंने, जो उनके S,
समझ में रहा है। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन मेरे पास क्या है, वोल्टेज मेजर करने का तरीका है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो किसको मेजर करने का है, वोल्टेज को। तो बेसिकली हमें पता है इनके बीच का वोल्टेज कितना है। वोल्टेज मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फेमस इक्वेशन E इंटू डी, भाई डी वी इजिकल्स टू ई डॉट डी आर, उससे क्या बन जाता है, V इजिकल्स टू ए इंटू डी। तो यहाँ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी के लिए वो वाला भी ठीक रहेगा, समझ में रहा है। ये वेलोसिटी के लिए V है और ये किसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो V बाई क्या लिख दो आप, S। इस केस में डिस्टेंस कितना है, S। तो यहाँ देखो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या जाएगा, 2QE अपॉन में M मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज, सॉरी S, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई S। और E की जगह हम क्या पुट करेंगे, V बाई S। आया ना समझ में। अब S से S कैंसिल। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास, 2Q वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास। हाँ बेटा समझ में, ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का स्क्वायर है ये। अगर आप V निकालना चाहो ना, ओनली V, तो इसका क्या बन जाएगा, ये रूट। V स्क्वायर उधर जाके क्या बना देगा, रूट। तो V स्क्वायर आ गया आपके पास, समझ में आ गया। इसलिए आप सिंगल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, इधर क्या बना दो, इसका रूट। अब V स्क्वायर मैं एज इट इज रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ से यहाँ तक आते आते इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv, बताइए कितना है, v स्क्वायर, 2q वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास। तो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई भाई, qv, बस काइनेटिक एनर्जी आ गई। आया कि नहीं समझ में। तो आपके पास वोल्टेज है, सुनिए, अगर आपके पास वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के बीच में कितना, और चार्ज कितना थ्रो किया आपने, इसके ऊपर चार्ज कितना पार्टिकल के ऊपर, तो आप उसकी क्या निकाल पाओगे, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आएगा ना। हाँ, यानी कि यहाँ तक आते आते उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रोड बाय यू, ठीक है। ये पहला केस था अपना जब अलोंग ई थ्रो किया था हमने। सेकंड केस करेंगे, कुछ समझ में आया। हाँ, क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करेंगे तो अलोंग ई फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन होगा, उसके कारण उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हुए क्या निकाल लिया आपने, वेलोसिटी। तो सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस है हाफ ए टी स्क्वायर, वो लग नहीं सकती। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे वेलोसिटी के लिए, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, लगा सकते हैं फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर टाइम आ गया, कुछ आया कि नहीं समझ में। तो इसलिए ये लगा नहीं सकते क्योंकि टाइम है नहीं अपने पास, तो इसलिए मजबूरी होगी थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ी और उससे वेलोसिटी निकल आई। क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में, भाई फोर्स लगा तभी तो इसके पास वेलोसिटी आई, और फिर एक्सेलरेशन रखा, डिस्टेंस रखा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिस्प्लेस कर दिया किससे, वोल्टेज की टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड को किस टर्म में लिखा, वोल्टेज की टर्म में, समझ में रहे। अब सेकंड केस करेंगे जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ई। सेकंड केस देखो भाई, आपने चार्ज को कैसे थ्रो किया, आपने ऐसे थ्रो किया चार्ज को, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, आपने वेलोसिटी ऐसे दी, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो सेकंड केस अपना परपेंडिकुलर टू ई। तो देखिए होगा क्या, ये वेलोसिटी जो है इसके ऊपर कोई फोर्स, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ध्यान से देखिए। ये जो वेलोसिटी है ना, इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन किसके ऊपर होगा, ये वाली वेलोसिटी के ऊपर। इस वेलोसिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये वेलोसिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इस वेलोसिटी के कारण ये चार्ज क्या करेगा, उधर जाएगा, इधर वाई डायरेक्शन मान लो इसको वाई, और इसको क्या मान लो एक्स। तो इस वेलोसिटी के कारण ये लगातार ऐसे जाएगा, लेकिन एक फोर्स इधर काम करना चाहता है,
रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही फोर्स काम करेगा। तो इस फोर्स के कारण इसके पास ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी वाई डायरेक्शन की, सॉरी एक्स डायरेक्शन की, वाई की है और एक्स की है। तो आपको पता है अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज ये किधर मूव करेगा, रिजल्टेंट की तरफ। तो रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये बेटा किधर मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है। इस सुन लो ध्यान से, इस वेलोसिटी के कारण तो ये इधर जा रहा है, और इस वेलोसिटी के कारण एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी किसके कारण क्रिएट हुई है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण। और फिर ये धीरे धीरे उधर खिसकता जाएगा ऐसे, किस वेलोसिटी के कारण, ये वेलोसिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पढ़ा है 11th क्लास में, भाई हॉरिजॉन्टली एक किसी चीज़ को थ्रो करिए, आप थ्रो करिए, आप देखिए उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल। एक्सेलरेशन किधर काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये इसकी वेलोसिटी को न तो इंक्रीज कर सकता न डिक्रीज कर सकता, इसके कारण ये कंटिन्यूअस चलते जाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है हर एक सेकंड में, इसलिए इसको नीचे खींचती जाएगी ऐसे, इस वेलोसिटी के कारण उधर जाता जाएगा। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी थी, 0, लेकिन जी की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सेलरेशन आएगा नीचे, नीचे की तरफ भी एक वेलोसिटी क्रिएट होगी इसके, और वो वेलोसिटी क्या बोली जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्रिएट हुई है। तो वेलोसिटी एक इधर और एक नीचे की तरफ आ गई, इसलिए ये किधर जा रहा है, रिजल्टेंट की तरफ, समझ में आया। और इसका पाथ, इसकी शेप जो है वो कैसी शेप बोली जाती है, पैराबोला, समझ में ना। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, x स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वेशन आती है बेटा, पैराबोला की। तो इसमें भी सेम वैसे ही आएगी, x और y में अगर ये रिलेशन आता है ना, एक तरफ सिंगल पावर और एक तरफ स्क्वायर डबल, तो फिर वो कैसा पाथ बोला जाएगा उसका, पैराबोला। तो ये भी प्रूव करेंगे हम। तो देखो अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स तो उतना ही लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। भाई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ थ्रो किया आपने, थ्रो किया ऐसे, ये वाली वेलोसिटी जो है ना ये तो उतनी रहेगी, इधर एक वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, अब ये रिजल्टेंट की तरफ बढ़ता चला जाएगा, लगातार फोर्स लगेगा, लगातार एक्सेलरेशन होगी। कुछ चीज़ें समझ, शुरुआत में इसको छोटा दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। ये वेलोसिटी शुरुआत में क्या है, छोटी, देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी कम है तो किधर जाएगा, रिजल्टेंट की तरफ जा रहा है कि नहीं। अब ये वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, किधर जाएगा, ये रिजल्टेंट की तरफ, समझ रहे। ये वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी, न तो ये जो है ये न तो इंक्रीज होगी न डिक्रीज। कुछ आया कि नहीं समझ में, ठीक है। अब फोर्स लगा इसके ऊपर क्यू इंटू ई, एक्सेलरेशन उतना क्यू ई बाई एम, ठीक है भाई। सेम चीज़ होगी इस एक्सेलरेशन के कारण, वैसे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होते चले जाएगी। अब हम इसकी शेप निकालना चाहते हैं कि इसका जो पाथ है ना, इसका पाथ, इसकी शेप कैसी है, पैराबोला है या कुछ और। तो इसका रिलेशनशिप देखेंगे, वही वाला जो मैंने बताया था अभी, अगर x और y के बीच में वो रिलेशनशिप आता है तो ठीक है। तो y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, y डायरेक्शन में इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, ध्यान से देखिए। अभी देखिए ये x डायरेक्शन में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए ये ऐसे चल रहा है ना, तो ये x डायरेक्शन में भी है और ये ऐसे कितना दूर है, x पे पहुँच करके आपको कितना दूर दिखाई दिया, तो अब ये y डायरेक्शन में भी है। तो x के साथ साथ इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, या मैं ये बोलूँ y के साथ इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी y डायरेक्शन की है जो मैंने दी थी शुरू में, v। बताइए y क्या है, y क्या है, y डायरेक्शन का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। आया कि नहीं समझ में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, दिख रही है आपको। अब अगर आप इस डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो ये जो मोशन है कैसा है, लगातार एक्सेलरेशन इधर काम कर रही है, तो क्या है, किस टाइप का मोशन बोलेंगे, एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड मोशन में जब आप निकालना चाहो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वेशन कौन सी लगती है, ये वाली, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। वेरी गुड। तो देखिए यू टी इस डायरेक्शन में थी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं थी शुरू में, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, हट गया। आया कि समझ में। सो एस तो ये है ही डिस्टेंस, एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है एस इज इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, और टी स्क्वायर, टी यहाँ से निकाल लेंगे तो टाइम को आप क्या ले सकते हो, वाई बाई, ठीक है नहीं। तो
ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये इक्वेशन थर्ड मान लो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन थर्ड लिख दूँ। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे टी की जगह। सो एस इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई एम। भाई एस क्या है आपको पता है ना, एस क्या है अपना एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, ये चीज़ आएगी नहीं समझ में आपको। एस क्या है, एस एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है, हाँ एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं। हाफ क्यू ई बाई एम और टी की जगह रखा वाई स्क्वायर वी स्क्वायर, टी का कंप्लीट का स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए अपने पास इक्वेशन आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई बाई एम वाई स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। क्यू ई एम वी ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। ध्यान से देख लो, चार्ज इसका बदलेगा क्या, एक बार थ्रो किया आपने बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। हाफ तो कांस्टेंट है अपने आप में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म लगा रखा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंज कर नहीं रहे। मास ऑफ ए चार्ज इज कांस्टेंट, ठीक है। वी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, ये मैंने जो थ्रो की थी ऐसे इस डायरेक्शन में, मैंने बोला था ये वेलोसिटी डेस्ट्रॉय नहीं होती, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो ये इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी थ्रो करने के बाद। तो देखिए ये ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, के वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, वी स्क्वायर है भाई नीचे। ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, सो एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। कांस्टेंट को हटाइए क्या लग जाता है, उल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही वाला रिलेशन आ गया कि नहीं, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, इधर सिंगल पावर इधर डबल पावर, हैंस प्रूव्ड इट इज द शेप ऑफ पैराबोला। इसका पाथ कैसा है, पैराबोला। आया कि नहीं समझ में, लिख देता हूँ, कहीं पर भी जगह होगी वहीं पर लिख देंगे। हैंस द शेप ऑफ पाथ इज पैराबोला। पाथ की शेप कैसी है भाई, पैराबोला है, पैराबोला, ठीक है। थर्ड केस आप समझ सकते हो, किसी एंगल पे थ्रो करेंगे वी वेलोसिटी से। अब उसके दो कंपोनेंट तोड़ देंगे, एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में, समझ में आया। देखो भाई थर्ड केस करेंगे जब किसी एंगल पर थ्रो करेंगे, ऐसे वी वेलोसिटी से किसी एंगल पर थ्रो किया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा वी कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है। तो वी कोस थीटा क्या है, अलोंग है। देखो वी कोस थीटा क्या है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाली वेलोसिटी के कारण भी इसका पाथ कैसा होगा, वैसा ही पाथ होगा, सेम कैसा, पैराबोला। अब ये ऐसे थोड़ी ना मुड़ेगा, कैसे चलता चला जाएगा ऐसे, वैसा ही शेप होगा इसके, वही सारी चीज़ वैसी हो जाएंगी। ये वाली वेलोसिटी जो है ना, ये वाली वेलोसिटी पहले अपनी क्या थी वी, तो ये वी साइन थीटा हो जाएगी अब, और शेप सेम वैसी आएगी। आप रिलेशन निकालोगे एक्स और वाई के बीच, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी कोस थीटा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी साइन थीटा। ये वाली वेलोसिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इस वेलोसिटी के कारण ये ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा उधर चलता रहेगा, समझ में आया। तो उसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं अपने को, बस ये वैसे पढ़ा था हमने, ये समझिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई अब चार्ज का मोशन ऑब्जर्व करेंगे अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंडर किस तरह से इसका मोशन होगा, तो हमें पता है कि हमने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में कि अगर आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, हमने ऑब्जर्व किया था क्यों भी साइन थीटा, इतना फोर्स लगता है कि नहीं। तो व्हाट इज साइन थीटा, साइन इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, पता है आपको, समझ में। तो वी और बी के बीच का एंगल है, तो यानी कि एक बार थीटा क्या लेंगे 0 डिग्री। पहला केस बहुत ही आसान है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या समझ में आया भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही और चार्ज को भी आपने कैसे थ्रो किया, उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और चार्ज को भी आपने ऐसे थ्रो किया, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज
और बी के बीच एंगल कितना हो गया 0, तो फोर्स कितना लगेगा साइन 0 इज 0, तो फोर्स कितना लगेगा बेटा 0। जब आप ओपन करोगे क्यू वी बी साइन थीटा साइन 0 कंप्लीट क्या हो गया फोर्स 0। इसका मतलब क्या समझ में आया भाई, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और उसी डायरेक्शन में चार्ज को थ्रो किया तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सीधा सीधा चलता रहेगा, न वेलोसिटी इंक्रीज होगी न डिक्रीज होगी न मुड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आएगा। फोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ये, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि फोर्स क्या है उसका 0। क्लियर है। अब सेकंड केस करेंगे जब हम उसको किसी एंगल पर, कितने एंगल पर 90 पे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और चार्ज को वैसा थ्रो किया, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल दिख रहा है आपको 90। समझ में आ गया। ये वाला केस देखेंगे अभी। इफ थीटा इज 90 डिग्री, मान लेते हैं, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है ऐसा, और चार्ज को ऐसे थ्रो करेंगे, एंगल कितना है 90। समझ में आ गया, बस यही ऑब्जर्व करेंगे। तो अब इस चार्ज का होगा क्या, चार्ज को थ्रो किया ऐसे v वेलोसिटी से चार्ज को थ्रो किया, तो पता है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन 90 अब हो गया है कितना 1, सिर्फ कितना फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन 90 मैक्सिमम 1, हट गया साइन 90। अब फोर्स क्यू वी बी, अब ये फोर्स कौन सा है, इसके कारण क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। अब ये फोर्स क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने किसको रखना है, अपनी जो फर्स्ट फिंगर है, ये 4 फिंगर बोलते हैं इसको, ये मिडल फिंगर, ठीक है, और ये थंब। तो अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, कैसे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपका लेफ्ट हैंड रूल बताएगा आपको, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ओनली लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, वेलोसिटी इसकी ऐसी दिख रहा है आपको, वेलोसिटी ऐसी, और इसके ऊपर फोर्स देखो किधर, थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे। देखो अब ये ऐसे चल रहा था तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे जा रहा था तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, उसके कारण ऐसे मुड़ जाएगा, फिर इधर ही फोर्स लग रहा है, फिर इधर मुड़ जाएगा। अब फोर्स कैसे लग रहा है, वेलोसिटी के ऊपर 90 डिग्री पे, तो फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा और ऐसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ कैसे घूमेगा, चार्ज आया कि नहीं समझ में, क्या बनाएगा बेटा, ये सर्कल बनाएगा, सर्कल। अब भी नहीं समझ में आया तो और समझा देता हूँ। चलो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाते हैं बोर्ड के ऊपर, कैसा, अंदर की तरफ जाते हुए, उसके लिए इंडिकेशन मैंने क्या बनाया है, ये वाला, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाते हुए, ठीक है। चार्ज को थ्रो किया, मान लीजिए मैंने ऐसे थ्रो किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, चार्ज को ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, कैसा एंगल है 90 डिग्री का है कि नहीं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा, चार्ज को मैं थ्रो कर रहा हूँ ऐसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने इसको रखना है, तो चार्ज को मैंने ऐसे थ्रो किया v वेलोसिटी से। अब फोर्स इसके ऊपर बेटा किधर लग रहा है, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना। तो जब फोर्स 90 डिग्री पे होता है ना, फोर्स राइट एंगल पे, तो वो उसको टर्न करता है, मोड़ता है, तो इसका इंटेंशन तो इधर जाने का था, लेकिन ये इस फोर्स के कारण किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा एक और इधर मुड़ जाएगा। अब उधर मुड़ गया, वेलोसिटी उधर होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, फोर्स के कारण इधर मुड़ गया, अब वेलोसिटी ऐसी होगी। अब भी फोर्स कैसा है 90 डिग्री पे है कि नहीं, अब भी फोर्स कैसा है 90 डिग्री पे। अब इसका इंटेंशन इधर जाने का था, लेकिन इस फोर्स ने इसको क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब उधर मोड़ दिया है, तो अब भी फोर्स कैसा लग रहा है 90 पे ही, अब भी फोर्स लगेगा 90 पे ही। तो अब इसको इधर जाना था, अगर इसका इंटेंशन उधर जाने का था स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन इस फोर्स के कारण ये फिर से मुड़ेगा ऐसे। अब अगर आप इसको ऐसे करो, ठीक है, और ज़्यादा घुमा नहीं सकता भाई, टूट जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे किया, तो अब फोर्स किधर लग रहे हैं, ऐसे ही, हाँ ऐसे। अब इसके कारण ये फिर टर्न करेगा, इंटेंशन इधर से जाने का, लेकिन ये फिर टर्न करेगा, ऐसे टर्न किया, फिर फोर्स उधर ही लग रहा है, 90 पे लग रहा है फोर्स हमेशा 90 पे लगता रहेगा, उसके कारण ये ऐसा मोशन बनाएगा। अगर इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करें, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ दें, तो ये मोशन इसका कैसा मोशन है, सर्कुलर। कैसा मोशन है बेटा, सर्कुलर, ऐसा ऐसे घूमेगा ये, कुछ आया कि नहीं समझ में, ये सर्कुलर मोशन बन गया है। तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, दिख रहा है आपको। तो जब हमेशा फोर्स 90 डिग्री पे लगे एट राइट एंगल टू वेलोसिटी, तो
तो उसको क्या करेगा, टर्न करेगा, मोड़ेगा। और इस प्रकार का जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ये क्या काम कर रहा है अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। पूछी जाए समझ में। अभी कोई डाउट है तो बताइए, किधर फोर्स लगेगा 90 पे। जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप वेलोसिटी दोगे तो वो चार्ज जो है उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, नहीं उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो क्या करेगा वो, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। अब फोर्स क्यों लगा उसके ऊपर, फोर्स इसलिए लगा क्योंकि जो चार्ज आपने थ्रो किया था अब उसके पास क्या बन रहा है, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स। चार्ज के ऊपर नहीं लगा रहा है अब भी वो। कई सारे बच्चों को डाउट होता है चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, नहीं। कंसेप्ट समझिए, कहाँ पे फोर्स लग रहा है। चार्ज जो आपने थ्रो किया है वो सराउंडिंग में क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स। बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे चार्ज को थ्रो करोगे आप, पहले अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया था ना, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आपका, मैग्नेटिक फील्ड जब अपना अंदर की तरफ था तो ये कैसा मोशन कर रहा था, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें बाहर की तरफ आते हुए, तो फिर इसका मोशन कैसा होगा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अपोजिट होगा कि नहीं, कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज। करके देख लो भाई, क्लॉकवाइज। आ रहा है नहीं समझ में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, वेलोसिटी ऐसी थी, तो ऐसे घूमता चला गया ऐसे। लेकिन अगर ऐसा होगा, वेलोसिटी ऐसी, तो कैसे घूमेगा ये, ऐसे। आया कि नहीं समझ में। हाँ, तो देखिए अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगा है, और उसके कारण ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो एक फोर्स लग रहा है किधर, सेंटर की तरफ, जो हमेशा वेलोसिटी के ऊपर क्या है बेटा, एट राइट एंगल। वेलोसिटी के ऊपर हमेशा क्या है, एट राइट एंगल। अब वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी के ऊपर क्या है, हमेशा राइट एंगल। वेलोसिटी ऐसी, तो वेलोसिटी के ऊपर राइट एंगल 90 डिग्री पे। आप देख भी सकते हो, मैंने फिर से बता दिया था आपको, ये ऐसे वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स कैसा है, ऐसा। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, किधर फोर्स लग रहा है, 90 पे लग रहा है कि नहीं। इसको आप ऐसे घुमाइए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, वेलोसिटी ऐसी, यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं। आया कि समझ में। अब ये जो फोर्स है किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसकी इक्वेशंस क्या होंगी, इसका टाइम पीरियड, इसकी वेलोसिटी, रेडियस, सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, mv²/r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स, QVB sin 90 हो गया कि नहीं, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, वेलोसिटी ऐसे 90, तो QVB mv²/r। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेडियस। तो एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी पावर कैंसिल, ठीक है ना। अब QB और क्या है इधर, mv, तो आप r निकालो, r निकाल सकते हो, r को उधर ले जाओ, mv में क्या आएगा, QB। इसी से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, QBr में mv। ठीक है, आया समझ में। अब क्या क्या रिलेशन है इन, अच्छा QBr आए तो का, हाँ सही है सही है। नीचे क्या है, ओनली m। वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा पलट के, QBr में क्या आ जाएगा, m। समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए QB mv कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, क्या समझ में आया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाते हो तो रेडियस छोटी होगी, ये चीज़ बताता है फॉर्मूला। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे रेडियस छोटी होती चली जाएगी, यानी कि क्या बढ़ता चला जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक QVB। पता है आपको, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाओगे, क्या रिलेशन मिला, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाओगे उतनी क्या बढ़ती चली जाएगी, रेडियस। अगर वेलोसिटी कम रखी आपने तो इतना सर्कल बनाया, वेलोसिटी ज़्यादा रखी तो बड़ा सर्कल बनाया, रेडियस बढ़ जाएगी। चीज़ आई समझ में, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आपको याद रहने चाहिए भाई।
अब एक ही इक्वेशन से कितने सारे रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट इसके आगे क्या है, एक चीज़ समझाऊंगा मैं, क्यू बाई एम है एक, यहाँ पे एम बाई क्यू दिख रहा है आपको, क्यू बाई एम बोला जाता है ये। अगर एम को नीचे ले आओ तो क्यू के नीचे एम आएगा। और क्यू बाई एम क्या है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या बोला जाता है, ये स्पेसिफिक चार्ज। क्यू बाई एम चार्ज बाई मास रेशियो क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज सेम है, मास अगर इलेक्ट्रॉन का रखा तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। मास आपने रखा किसका, प्रोटॉन का, मास ज़्यादा, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा उसका, कम। तो चार्ज बाई मास रेशियो क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज। समझ में? तो इसका रिलेशन भी देखेंगे, क्या सिस्टम है, क्या सारी देखेंगे बाद में। लेकिन अभी हम एक और रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं, जो इसकी वेलोसिटी है वो कैसी है, लीनियर नहीं है, कैसी है, एंगुलर। देखो जो चीज़ ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, मान लीजिए यहाँ थी शुरू में, फिर यहाँ पहुँच गई है, देखो हमें पता है इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। सर्कुलर मोशन में ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाता है, यहाँ P से Q पे चला गया ये पार्टिकल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है सर्कुलर मोशन में। लीनियर में जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो सर्कुलर में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में क्या है, फोर्स, तो एंगुलर मोशन में क्या है, सर्कुलर मोशन में टॉर्क बोलते हैं। जो सारी चीज़ें लीनियर मोशन में होती हैं, वही सारी चीज़ें किस में भी हैं, सर्कुलर मोशन में भी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है लीनियर नहीं है, कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय आर। जब भी एंगुलर को आर से मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर के इक्वल आता है, ये रिलेशनशिप है। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, आर इंटू में ओमेगा। एंगुलर को आप आर से मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, किसके इक्वल आता है, लीनियर के, ये रिलेशन है। देखो एक्सेलरेशन लीनियर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा, किस से मल्टीप्लाई कर दो, आर से। एंगुलर को हर जगह आर से मल्टीप्लाई कर दो, बस उसका रिलेशन कैसा आ जाएगा, किसके साथ, लीनियर के साथ। आएगी समझ में? तो अब मैं बी की जगह क्या पुट करूं, वेरी गुड, क्या पुट करो बेटा बी की जगह, ओमेगा आर इज इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन में एम। आर से आर कैंसिल, क्या मिला, एंगुलर वेलोसिटी क्यू बी बाई एम। व्हाट इज दिस, एंगुलर वेलोसिटी क्या आया, क्यू बी बाई एम। सुनिए, चार्ज बाई मास रेशियो है ये, तो चार्ज बाई मास रेशियो। मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये कांस्टेंट एक चार्ज के लिए, एक चार्ज को आप थ्रो कर रहे हो उसके लिए तो कांस्टेंट है, चार्ज बदल दोगे तो बात अलग है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप जितना ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप देखो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इस फॉर्मूले में आर है ही नहीं। मतलब क्या, अगर ये छोटा चक्कर लगा रहा है या बड़ा चक्कर लगा रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इसका टाइम पीरियड सेम होगा, छोटे चक्कर का या बड़े चक्कर का, दोनों का। ये चीज बता रही है कैसे, ओमेगा क्या होता है, 2π/t। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो सकता है, एक कंप्लीट सर्कल का, 2π कितना टाइम लगा, टोटल टाइम t। तो ओमेगा को लिख सकते हो आप 2π/t। तो टाइम पीरियड अगर निकालना चाहो इसी चीज़ से, ओमेगा लिखा जाएगा 2π/t इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम। तो टाइम पीरियड t को उधर ले जाइए, t को उधर ले गया मैं, और 2πm अपॉन में क्यू बी। क्या यहाँ पे आर है, यही तो चीज़ समझानी थी, आर है क्या बेटा इसमें, भाई टाइम पीरियड सेम होगा, नहीं आया समझ में आएगा। ये देखो रेडियस छोटा है तो वेलोसिटी कम हो गया, रेडियस बढ़ा लिया इसने अगर तो वेलोसिटी है ज़्यादा, टाइम पीरियड क्या है, सेम। अब ये बहुत से समझ में नहीं आती बात बहुत से बच्चों की, ये क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकता हूँ मैं। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इससे रिलेशन ड्राइव किया हमने, टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm अपॉन में क्यू बी। तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2π कांस्टेंट, चार्ज बाय मास रेशियो इज आल्सो ए कांस्टेंट। एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उसके लिए वो चीज़ कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड सीधे सीधे किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। भाई अभी अभी रिलेशन देखा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ती है, वेलोसिटी।
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ती है, वेलोसिटी, तो जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कम। आया ना समझ में, ये होता है टाइम पीरियड। ये एक सेम आप एज्यूम कर सकते हो पेंडुलम के मोशन से, जब स्लो स्लो हिलता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कम, और जैसे दूर जाता है दूर तो वेलोसिटी बढ़ा लेता है। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम वही चीज़ है। जब छोटा सर्कल होता है तो भी टाइम पीरियड कितना होगा, 2πm/क्यूबी। बड़ा सर्कल होगा तो वेलोसिटी बढ़ा लेता है भाई उसके कारण, तो भी टाइम पीरियड कितना होगा, 2πm/क्यूबी। कुछ आ रहे समझ में, 2 मिनट का आ रहा है, चुपचाप बैठे रहे, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बता रहा था। स्पेसिफिक चार्ज क्या है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को और एक हीलियम न्यूक्लियस को थ्रो कीजिए, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलना, तो किसका सर्कल बड़ा बनेगा, किसका सर्कल छोटा बनेगा, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया आपने, देखिए ध्यान से, रेडियस का रिलेशन देख रहे हैं, किसका सर्कल बड़ा बनेगा, किसका छोटा। तो क्यू तो क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। पहले देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्यू सेम है, मास किसका ज़्यादा, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा, प्रोटॉन का रेडियस क्या होगा, ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह आप हीलियम न्यूक्लियस को थ्रो कीजिए, उसका मास क्या है, ज़्यादा मास है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो चार्ज तो उसका कितना है, 2q, 2 प्रोटॉन्स के कारण, लेकिन मास कितना है, 4m। आया कुछ समझ में, तो यानी कि रेडियस क्या होगा, पहले से डबल, 2m/2m में क्या है, क्यूबी। आया कि नहीं समझ में, हाँ, किससे डबल है ये, डबल किससे डबल, प्रोटॉन वाले से डबल है, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है ना उसमें, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम, इसलिए प्रोटॉन वाले से डबल रेडियस होगी हीलियम न्यूक्लियस की। मेरे हिसाब से ये चीज़ आ नहीं समझ, है ना, आगे होगी समझ में, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ये क्या बोलते हैं, म्यू। क्या है, म्यू। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, म्यू। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में ये 50 चक्कर लगा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। भाई आपको पता होनी चाहिए यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज, ठीक है, तो 50 हर्ट्ज हो गई, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब 10 चक्कर लगा लो, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10। लेकिन टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड 1 चक्कर का 1/10। भाई 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाए, 1 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, 1/10। तो फ्रीक्वेंसी जो है 1 चक्कर के लिए कितना एंगल ट्रेस किया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2π। आए समझ में, तो 2π म्यू, कुछ चीज़ है समझ में भाई। एंगुलर वेलोसिटी मैं बोलूँ, एंगुलर वेलोसिटी 2π डिस्प्लेसमेंट 1 चक्कर का, और वो जो है ऐसे 10 साइकिल्स कंप्लीट कर गया, वो फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, और 1 साइकिल कंप्लीट किया या 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा आप एंगुलर वेलोसिटी न बोल करके क्या बोल सकते हैं आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो चीज़ आई समझ में, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं आप, चीज़ आई समझ में। लेकिन अभी हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है भाई, मैंने आपको बताया अभी ओमेगा 2π म्यू, तो यानी कि नीचे क्या था, टाइम, 1/टाइम पीरियड की जगह आपने क्या लिखा था, म्यू। 1/टाइम पीरियड को हटा करके मैंने क्या लिख दिया था, म्यू। तो मतलब टाइम पीरियड का उल्टा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो 1/टाइम पीरियड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आया कि नहीं समझ में, क्या लिखा जाएगा, QB/2πm। तो ये आ गया टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब 90 पे थ्रो किया था, अब किसी एंगल पे थ्रो करेंगे, ठीक है, लास्ट केस है इसका बस। एट सम एंगल थीटा, किसी एंगल पर थ्रो करेंगे आप। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, आया कि नहीं समझ में, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और अब किसी एंगल पर थ्रो करेंगे,
थोड़ा सा और ऐसे दिखा देता हूँ मैं इसको। किसी एंगल पर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, v वेलोसिटी से किसी एंगल पर थ्रो किया हमने। अब ये 90 डिग्री पे नहीं है, देखो ये तो 90 था, और अगर आप ऐसे थ्रो कर रहे हो तो ये 90 थोड़ी ना बोलोगे, आप किसी एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और ये कैसा था 90 पे, 90 पे होता, अगर 90 पे होता वेलोसिटी 90 पे तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता। लेकिन इस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, इस वेलोसिटी के कारण ये, इस वेलोसिटी के कारण ये आगे भी बढ़ेगा ऐसे और गोल गोल भी घूमेगा, दोनों काम करेगा ये। तो ये जो वेलोसिटी आपने दी है इसके दो कंपोनेंट्स आप तोड़ सकते हो। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा v कोस थीटा, और ये वाला क्या होगा v साइन थीटा। v साइन थीटा के कारण तो ये कैसा करेगा मोशन, सर्कुलर मोशन, लेकिन v कोस थीटा के कारण ये आगे बढ़ेगा। तो इसका मोशन कैसा होगा, यहाँ से ऐसा। कुछ आ रहा है समझ में आया। अब ये ऐसा घूमेगा ऐसा, ठीक है नहीं। तो इसमें एक और चीज़ आ गई, ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसने थोड़ा सा आगे खिसका है, देखो एक यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा आगे खिसका है तो ये बोला जाता है पिच। ये जो डिस्टेंस है ये क्या बोला जाएगा, पिच। क्या हम पिच को कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। जो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है वही तो पिच कवर करवा रही है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो, क्या आ जाएगी पिच। तो पिच कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वेलोसिटी इंटू टाइम। जो भाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसी के कारण तो एक्स डिस्टेंस कवर किया इसने, समझ में। तो दो सर्कल्स के बीच जो है वो इनिशियल से इधर फाइनल कितना हट गया सर्कल। भाई एक सर्कल को आप ऐसे तोड़ देते हो ना, भाई एक सर्कल है ऐसा सर्कल, उसको एक जगह से तोड़ करके हटा दो, ऐसा कर दो, तो ओरिजिनल पोजीशन से कितना खिसक गया है, वो पिच है ना, आया कि नहीं समझ में। तो एक्स पिच कैसे आएगा, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है v cos थीटा। टाइम देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ एक चक्कर कंप्लीट हुआ है, तो टाइम पीरियड एक चक्कर का लगाओगे कि दो चक्कर का, दो का, दो का, चार का टाइम पीरियड एक ही चक्कर का होगा, 2πm/क्यूब। भाई एक ही चक्कर लगा इसने, यहाँ से यहाँ तक एक ही चक्कर कंप्लीट हुआ है, तो टाइम पीरियड भी आप क्या लगाओगे, एक ही चक्कर का टाइम पीरियड क्या है 2πm/क्यूब। हैंस वी फाइंड आउट पिच। आया ना समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और चीज़ें पढ़ेंगे। चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहे हैं, ऐसे सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।